हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो के साथ स्टडी टैग पर, जो है BPSC 101 एक न्यू स्टूडेंट्स के लिए। यह है इकाई 3 उदारवादी। तो सबसे पहला है इसका उद्देश्य। इसका उद्देश्य यह है कि इस इकाई का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित बातों को समझना है, जैसे उदारवाद की परिभाषा और उसकी मूल भावना को जानना, प्रमुख उदारवादी चिंतकों के विचार को समझना, उदारवादी विचारधारा के विकास के विभिन्न चरणों की गहराई से जानकारी प्राप्त करना, उदारवाद की आलोचना और उसकी सीमाओं का अध्ययन करना, आज के समय में उदारवाद का महत्व समझना। ये सारे हमारे इस यूनिट के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है प्रस्तावना, जिसे हम इंट्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। उदारवाद एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, लोकतंत्र और कानून के शासन को प्रमुख रूप से स्वीकार करती है। ये विचारधारा मानव अधिकारों की रक्षा, सरकार की सीमित भूमिका और बाजार की स्वतंत्रता पर बल देती है। उदारवाद का उद्भव 17वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था, जब धार्मिक कट्टरता, निरंकुश शासन और सामंती व्यवस्था के विरुद्ध विचारकों ने व्यक्तित्व की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों की मांग की थी। धीरे धीरे ये विचारधारा विकसित होती गई और आधुनिक युग में इसके विभिन्न रूप सामने आए, जैसे पुरातन उदारवाद, आधुनिक उदारवाद और नव उदारवाद। अब हम इसके बारे में देखेंगे आगे। नेक्स्ट है उदारवाद का सिद्धांत, परिभाषा और चिंतक कौन कौन है इसके। उदारवाद, जिसे हम लिबरलिज्म की भी कहते हैं, आधुनिक काल की एक प्रमुख राजनीतिक विचारधारा है जिसने पश्चिम लोकतांत्रिक समाज के ढांचे को गहराई से प्रभावित किया है। ये विचारधारा व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अधिकारों, कानून के शासन, लोकतंत्र और न्याय को सबसे ऊपर मानती है। उदारवाद का मूल विश्वास है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र, तर्कशील और सक्षम है और उसे अपनी सोच, जीवन शैली और निर्णयों में पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जब तक दूसरों के अधिकार का उल्लंघन ना करे। ठीक है, इनका कहना है कि जो व्यक्ति है उसे पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसे अपने काबिलियत के अकॉर्डिंग वो अपना विकास कर सकता है। ये उदारवाद की सोच थी। अगला है उदारवाद की परिभाषा। उदारवाद एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, व्यक्तिगत अधिकारों और सीमित राज्य शक्ति पर बल देती है। ठीक है, मतलब कि वो कहती है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए और हर चीज़ की समानता होनी चाहिए और राज्य की जो शक्ति है वो सीमित होनी चाहिए। मुख्य तत्व क्या है? पहला है व्यक्ति की स्वतंत्रता। यह उदारवाद का मूल आधार है। व्यक्ति को धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मामलों में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। दूसरा है व्यक्तिगत अधिकार, जैसे कि बोलने की स्वतंत्रता, प्रेम की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, न्यायिक सुरक्षा आदि, ये सब व्यक्तिगत अधिकार होने चाहिए। तीसरा है संविधान का कानून का शासन। राज्य की सत्ता भी कानून से बंधी होनी चाहिए, सभी नागरिक कानून के सामने समान हों। चौथा है सीमित सरकार होनी चाहिए। सरकार का कार्य नागरिकों की रक्षा और न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए, वो रक्षा करे और कम से कम हस्तक्षेप करे व्यक्ति के जीवन में। पांचवा है लोकतांत्रिक व्यवस्था। जनता द्वारा चुनी गई सरकार स्वतंत्र न्यायपालिका और निष्पक्ष चुनाव की वकालत करता है। छठा है मूल्य आधारित समाज। उदारवाद स्वतंत्रता, सहिष्णुता, बहुलता और मानव गरिमा जैसे मूल्यों को प्राथमिकता देता है। नेक्स्ट है उदारवाद का ऐतिहासिक विकास। उदारवाद की जड़ें 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोप के धार्मिक स्वतंत्रता की लड़ाई, राजा के निरंकुश शासन के विरोध और औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि में देखी जाती है। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ये विचारधारा फ्रांसीसी क्रांति 1789, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776 और औद्योगिक क्रांति में प्रभावित थी। उस समय यह माना गया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार की रक्षा के लिए सरकार को सीमित किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमुख उदारवादी चिंतक और उनके विचार। पहला है जॉन लॉक। ये इनके विचारक थे कि उदारवाद के पिता के रूप में प्रसिद्ध हुए। कौन हुआ? जॉन लॉक जी। और इनके कुछ पॉइंट्स हैं। प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत दिया इन्होंने। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति मनुष्य को जन्म से प्राप्त होते हैं। सामाजिक संविदा, राज्य जनता के साथ एक अनुबंध के तहत बनता है। अगर राज्य जनता के अधिकारों का उल्लंघन करे तो उसे बदला जा सकता है। ये कौन कहता था? जॉन लॉक। सीमित सरकार, सरकार का काम केवल नागरिकों के प्राकृतिक अधिकार की रक्षा करना है। अगर क्वेश्चन आता है कि हाँ उदारवाद का जनक कौन था, तो जॉन लॉक कह सकते हैं। नेक्स्ट है एडम स्मिथ है, जो 1723 से लेकर 1790 तक थे। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं ये और आर्थिक उदारवाद के प्रवर्तक हैं। ये क्या कहते हैं कि अदृश्य हाथ का सिद्धांत है। अगर बाजार को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वह खुद संतुलन बना लेता है। अगर उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो। कौन कहता था? एडम स्मिथ। ये क्या है? लेसिस फेयर, सरकार हस्तक्षेप ना करे, जिसमें सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम हो। आर्थिक गतिविधियां निजी क्षेत्र के नियंत्रण में होनी चाहिए। ठीक है, यानी प्राइवेट होनी चाहिए सारी चीजें। जेरेमी बेंथम,
ये 1748 से 1832 तक थे। इन्होंने क्या किया, उपयोगितावाद के संस्थापक थे। उपयोगितावाद, सबसे अधिक लोगों के लिए सबसे अधिक खुशी ही नीति और कानून का उद्देश्य होना चाहिए। व्यवहारिकता पर जोर दिया, कानून और नीति का मूल्यांकन उसके व्यवहारिक परिणामों से होना चाहिए। ठीक है। जॉन स्टुअर्ट मिल, जिसे जेएस मिल के नाम से भी जानते हैं, जो 1806 से लेकर 1873 तक थे, बैंथम के विचारकों को आगे बढ़ाया और उन्हें मानवीय संवेदनाओं से जोड़ा। ठीक है, इन्होंने ये काम किया। और क्या क्या हुआ कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता मांगी। जब तक किसी की स्वतंत्रता से दूसरे को हानि नहीं हो रही है, तब तक राज्य को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मतलब इनका कहना था कि अगर स्वतंत्रता से दूसरे को हानि अगर नहीं हो रही है, इनका ये मानना था, तो जब तक राज्य हस्तक्षेप ना करे, अगर किसी को कोई परेशानी तकलीफ नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो ही हस्तक्षेप करे। महिला अधिकारों का समर्थन, मिल ने महिलाओं की शिक्षा और मताधिकार के समर्थन में लिखा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी विचारों के स्वतंत्र से समाज में नवाचार और प्रगति संभव होती है। अभिव्यक्ति मतलब अभी अपने आप को व्यक्त करे, उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसको बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पांचवा है टी.एच. ग्रीन, जो 1836 से 1882 तक थे। इन्होंने क्या किया, आधुनिक उदारवाद के प्रतिनिधि विचारक थे। सकारात्मक स्वतंत्रता, केवल सरकार से मुक्ति नहीं बल्कि विकास के समान अवसर भी चाहिए। केवल सरकार से मुक्ति नहीं चाहिए बल्कि विकास के समान अवसर भी चाहिए, कि सबको विकास करने का समान अवसर मिलेगा। सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में सक्रिय हस्तक्षेप करना चाहिए। ठीक है। न्याय और समानता का पक्षधर, सामाजिक और आर्थिक विषमता को खत्म करना आवश्यक हो चुका है। नेक्स्ट है उदारवाद के सिद्धांत के विभिन्न चरण। उदारवाद कोई स्थिर विचारधारा नहीं रही, ये समय के साथ बदलती रही और विभिन्न ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार इसमें कई स्तर पर सुधार एवं परिवर्तन हुए। उदारवाद को मुख्य रूप से 3 चरणों में बांटा गया था। पहला है पुरातन उदारवाद, दूसरा है आधुनिक उदारवाद या कल्याणवादी उदारवाद, तीसरा है नव उदारवाद। तीनों ही चरण में व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार की बात होती है, परंतु प्रत्येक चरण में इनकी व्याख्या और प्राथमिकताएं अलग होती हैं। सबसे पहला है पुरातन उदारवाद, जिसकी विशेषता है ये 17वीं से 19वीं सदी के बीच का उदारवाद है। ठीक है। मुख्यतः राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता पर जोर देता है। ये मानता है कि व्यक्ति तर्कशील, आत्मनिर्भर और नैतिक होता है, अतः उसे कम से कम नियंत्रण की आवश्यकता होती है, मतलब उसे नियंत्रण ना करें। राज्य की भूमिका केवल न्यूनतम होनी चाहिए, जैसे न्याय व्यवस्था, रक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। ये लेजेस फेयर सिद्धांत को मानता है, यानी सरकार हस्तक्षेप ना करे। प्रमुख विचारक इसके कौन थे? जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम। मूल सिद्धांत इसके क्या थे? व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता, केवल सरकार के हस्तक्षेप से मुक्ति है, सरकार को न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए, इनके सिद्धांत ही है। आलोचना इसकी क्या है कि अमीर और गरीब के बीच असमानता को बढ़ावा दिया जाए, केवल संपन्न वर्ग को लाभ मिलता है, सामाजिक न्याय और समान अवसरों की उपेक्षा की गई, ये इसकी आलोचनाएं हैं। नेक्स्ट है आधुनिक उदारवाद या कल्याणवादी उदारवाद। इसकी विशेषता ये 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के आरंभ में विकसित हुआ, यानी 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के शुरुआत में। यह महसूस किया गया कि केवल राज्य से मुक्ति पर्याप्त नहीं है, बल्कि सकारात्मक स्वतंत्रता भी चाहिए, यानी व्यक्ति को सशक्त करने वाली परिस्थितियां मिलनी चाहिए, यानी उसे काबिल बनाने वाली परिस्थितियां मिलनी चाहिए। सिर्फ स्वतंत्रता मिलने से कुछ नहीं होता, सकारात्मक स्वतंत्रता भी चाहिए। राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार आदि क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। यह उदारवाद सामाजिक असमानता, गरीबी और शोषण को दूर करने का पक्षधर था, उनका समर्थन करता था। प्रमुख विचारक कौन थे? टी.एच. ग्रीन, जॉन स्टुअर्ट मिल, लॉस्की और अमर्त्य सेन। ठीक है। मूल सिद्धांत इसके क्या थे इन विचारकों के? सकारात्मक स्वतंत्रता चाहते थे, ऐसी स्वतंत्रता जो व्यक्ति को समग्र विकास का अवसर दे। कल्याणकारी राज्य चाहते थे जो नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करे। उदाहरण, भारत का संविधान भी कई मामलों में कल्याणकारी उदारवाद के सिद्धांत को अपनाता है, जैसे शिक्षा का आधार, रोजगार योजना, सामाजिक न्याय आदि, ये सब प्रोवाइड कराती है हमारी सरकार। ठीक है। आलोचना इसकी क्या है कि राज्य का हस्तक्षेप बढ़ा तो निजी स्वतंत्रता सीमित हो सकती है। ब्यूरोक्रेसी का विचार और खर्चीली नीतियां इसके अंदर, कुछ मामलों में ये व्यवस्था को अति निर्भर बना देती है सरकार के ऊपर। नव उदारवादी अगला है, विशेषताएं क्या है इसकी? ये विचारधारा 1970 के दशक के बाद विकसित हुई, जब कल्याणकारी राज्य की नीतियां विफल साबित होने लगी और आर्थिक मंदी आई। नव उदारवाद ने फिर से मुक्त बाजार, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। ये मानता है कि निजी क्षेत्र, प्रतिस्पर्धा और बाजार की ताकतें ही विकास के मूल आधार हैं। जब कंपटीशन होगा तभी विकास होगा। राज्य की भूमिका न्यूनतम हो, केवल नीति निर्माण और सुरक्षा तक सीमित रहे, जो उसकी ताकत है वो सिर्फ सुरक्षा तक सीमित रहे। प्रमुख विचारक कौन थे? मिल्टन फ्रीडमैन,
फ्रेडरिक हायक, रॉबर्ट नॉजिक। नेक्स्ट है मूल सिद्धांत। इनके सिद्धांत क्या थे? सबसे पहले निजीकरण, सब कुछ प्राइवेट होना चाहिए। उदारीकरण, जहाँ पे उदारवाद की सोच होती है। वैश्वीकरण, दूसरे देशों से भी कहते हैं व्यापार किया जाए। सरकारी नियंत्रणों का उन्मूलन करना चाहिए कि सरकारी जो नियंत्रण है वो कम से कम हो। नेक्स्ट है विशेष उदाहरण, जैसे IMF, WTO और विश्व बैंक की नीतियां न उदारवाद पर आधारित हैं। भारत में 1991 के आर्थिक सुधार, LPG नीति, ठीक है, ये भी है इसके अंदर विशेष उदाहरण। आलोचना क्या है? सामाजिक असमानता बढ़ी इससे, गरीब और वंचित वर्ग के को कम लाभ हुआ इनसे। क्यों? क्योंकि प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जिसके अंदर कॉम्पिटिशन, जिसके अंदर काबिलियत थी वो आगे बढ़ गया। सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण हो गया, जो सरकारी से जो काम थे, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं महंगी हो गई। लाभ का केंद्रीकरण कुछ कंपनियों लोगों तक सीमित रही, क्योंकि वही मार्केट में आगे बढ़ते रहे। अगला है आलोचनात्मक मूल्यांकन। उदारवाद एक ऐसी निजी राजनीतिक विचारधारा है जिसने आधुनिक लोकतंत्र, मानव अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की नींव रखी। इसने लोगों को राजकीय दासता से मुक्त करने, व्यक्तिगत विकास को महत्व देने और संवैधानिक शासन को स्थापित करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे समाज और अर्थव्यवस्था जटिल होती गई, उदारवाद की सीमाएं और उसकी आलोचनाएं भी सामने आती गईं। इस खंड में हम उदारवाद की नीति तीनों रूपों, पुरातन, आधुनिक व नवोदारवाद का समीक्षात्मक मूल्यांकन करेंगे और देखेंगे कि इसकी असफलता क्या रही और कमजोरियां क्या रही। तो नेक्स्ट उदारवाद की उपलब्धियां या सकारात्मक मूल्यांकन कह लो इसको। पहला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। उदारवाद का सबसे बड़ा योगदान यह है कि इसने व्यक्तियों को राज्य के सामने एक स्वतंत्र प्राणी के रूप में स्थापित किया। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति जैसे प्राकृतिक अधिकारों को मान्यता दी कि ये सब कुछ मानव का है, ठीक है। दूसरा है संवैधानिक शासन और लोकतंत्र को बढ़ावा। उदारवाद ने राजाओं की निरंकुश सत्ता का विरोध करके लोकतांत्रिक संस्थाओं की मांग की और संवैधानिक शासन को आवश्यक बताया। तीसरा है कानून का शासन। यह सिद्धांत दिया गया कि सभी व्यक्ति कानून के सामने समान हैं, चाहे वे शासक हो या नागरिक। किसी के ऊपर मनमाना शासन नहीं होना चाहिए। क्या अमीरों के लिए अलग शासन है और गरीबों के लिए अलग शासन? ऐसा नहीं होना चाहिए। चौथा है शिक्षा, अभिव्यक्ति और धार्मिक स्वतंत्रता। लोगों को अपनी सोचने, बोलने और धर्म अपनाने की आज़ादी मिलनी चाहिए। यह उदारवाद की मूल आत्मा है। पांचवा है आर्थिक स्वतंत्रता और उद्यमिता को प्रोत्साहन देना। उदारवाद ने पूंजीवाद को जन्म दिया, जिससे व्यापार, नवाचार और उद्यमिता का विकास हुआ। छठा है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। आधुनिक उदारवाद ने माना कि केवल स्वतंत्रता से समाज में असमानता नहीं आएगी, इसलिए राज्य को गरीब और कमजोर की मदद करनी चाहिए। यह कल्याणकारी राज्य का आधार बना। उदारवाद की आलोचना या नकारात्मक मूल्यांकन कह लो। पहला है सामाजिक और आर्थिक असमानता को बढ़ावा। पुरातन उदारवाद के सरकार हस्तक्षेप न करे के विचार ने अमेरिका को और अमीर तथा गरीबों को और गरीब बना दिया। यह केवल संपन्न वर्ग के हितों की रक्षा करता था, ठीक है, क्योंकि जब सरकार या कोई भी चीज़ उस पर आर्थिक असमानता को बढ़ावा अगर देगी तो उसके बाद तो फिर गरीबी होगा, ठीक है ना। तो दूसरा है राज्य को एक रात्रि प्रहरी बनाकर सीमित करना। पुराने उदारवाद में सरकार की भूमिका केवल कानून व्यवस्था तक सीमित थी, जिससे समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था नहीं बन पाई, ठीक है। तीसरा है नव उदारवाद का अत्यधिक निजीकरण और बाजारवाद। नव उदारवाद ने सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण, बाजार आधारित सोच और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सत्ता को बढ़ावा दिया। इसने गरीब और पिछड़े वर्गों को नुकसान हुआ, ठीक है। चौथा है सार्वजनिक हित की उपेक्षा। नव उदारवाद केवल मुनाफा केंद्रित है, ठीक है, जिससे पर्यावरण, श्रमिक अधिकार और सांस्कृतिक मूल्यों की उपेक्षा होती है। पांचवा है राजनीतिक निष्क्रियता को बढ़ावा। व्यक्तिवाद पर जोर देने के कारण लोगों में सामाजिक व राजनीतिक सक्रियता की भावना कम हो गई। वे सिर्फ अपने व्यक्तिगत हितों की तक ही सीमित रह गए, दूसरों के बारे में सोचा ही नहीं। छठा है पश्चिम देशों की प्रधानता। उदारवाद की अवधारणाएं मुख्यतः पश्चिम समाज से निकली हैं, जो कई बार भारतीय या एशियाई परंपराओं से मेल नहीं खाती। नेक्स्ट है न्यायिक और वैचारिक आलोचना। आलोचक जो हैं ये साइड में लिखे हुए हैं और आलोचना क्या है इनकी। कार्ल मार्क्स ने आलोचना क्या की कि उदारवाद पूंजीपति वर्ग का औजार है, जो पूंजी की ताकत को मजबूत करता है और श्रमिकों का शोषण करता है। जाहिर सी बात है, उस समाज में अगर जो ताकतवर, जो बुद्धिमान हुआ वो अमीर हो जाएगा और गरीब गरीब होता चला जाएगा। समाजवादी क्या कहते हैं? ये सामाजिक न्याय और समान अवसरों की गारंटी नहीं देता कि हाँ सभी को समानता मिलेगी, सभी साथ साथ अमीर होंगे या नहीं। नारीवाद चिंतक क्या है? उदारवाद में महिला मुद्दों की उपेक्षा की है और अधिकार की व्याख्या केवल पुरुष संदर्भों में की है। हाँ, देखा जाए तो अगर महिलाओं की उसके अंदर बात नहीं की गई, ज़्यादातर काम की बात की गई है और प्रतिस्पर्धा। इस समय क्या होता है कि महिला के अलावा पुरुष ही ज़्यादा दिखाते हैं। समाजशास्त्री क्या कहता है? ये केवल स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन समाज में व्यापक असमानता, भेदभाव और संरचनात्मक बाधाओं को नजरअंदाज करता है, ठीक है। अगला है
आज के संदर्भ में उदारवाद की प्रासंगिकता संबंध क्या है? वर्तमान समय में उदारवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि ये नए रूपों में मौजूद है। भारत जैसे लोकतंत्र में मौलिक अधिकार, संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाएं उदारवाद की प्रेरणा से ही विकसित हुई है। परंतु नव उदारवाद की वजह से गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य की दुर्दशाएं जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं। और ये लास्ट है सारांश, ठीक है, जो संक्षिप्त थ्योरी के रूप में मिला गया है। इस यूनिट का सारांश क्या है या निष्कर्ष क्या है कि उदारवाद एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और सीमित सरकार को महत्व देती है। इसका विकास 3 चरणों में हुआ। पुरातन उदारवाद ने न्यूनतम राज्य और स्वतंत्र बाजार पर जोर दिया। आधुनिक उदारवाद ने कल्याणकारी राज्य और सामाजिक समानता को महत्व दिया, जबकि नव उदारवाद ने वैश्वीकरण और निजीकरण को बढ़ावा दिया। जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जॉन स्टुअर्ट मिल, टी.एच. ग्रीन, जॉन रॉल्स और फ्रीडमैन जैसे चिंतकों ने इसकी विभिन्न व्याख्या दी। उदारवाद ने लोकतंत्र और मानवाधिकारों को मजबूती दी, लेकिन इसकी आलोचना भी हुई कि यह व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है और सामाजिक असमानता को अनदेखा करता है। वर्तमान समय में एक संतुलित उदारवाद की आवश्यकता है जो स्वतंत्रता के साथ सामाजिक न्याय को भी शामिल करे। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिन्हें इसकी ज़रूरत है। इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करके पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।